हाँ तो बच्चों, आपने अपनी मम्मी दादी को कहते हुए सुना होगा कि बच्चों पहली बरसात में नहीं भीगना है। तो ऐसा क्यों बोला होगा उन्होंने? क्यों बोलते हैं? कुछ आइडिया है आपको? चलो हम ही बता देते हैं। वो इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि जो पहली बरसात होती है वो एसिडिक होता है। आप सोचोगे ये एसिडिक क्या होता है? बच्चों, एसिडिक का मतलब हमने पहले बताया आपको, अगर कोई चीज एसिड है तो आपको नुकसान हो सकता है। दैट इज कोरोसिव इन नेचर, यानी कि वो आपके बॉडी को या स्किन को या किसी भी तरीके से वो हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है, अगर आपके ऊपर वो पहली बरसात गिर गई तो आपके शरीर पे क्या है, एलर्जी भी हो सकती है, स्किन वहां से क्या हो सकती है, खराब भी हो सकती है। तो इस तरह से आप समझ लो कि एसिड इतना, यानी कि पानी जो होता है पहली बरसात का, वो कभी कभी इतना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है कि उससे आपको काफी नुकसान हो सकता है। तो चलो बच्चों, ये तो रही बात उसकी, लेकिन ऐसा होता क्यों? आपने कभी और भी नाम सुने होंगे, तेजाब की वर्षा हो गई, है ना, कहीं तेजाब भी बरसता है, बताओ भला। लेकिन ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है हम आपको बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए, बहुत अच्छे से समझना। ओके, अब देखो, एसिड रेन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड। The rain becomes acidic when carbon dioxide, what is the chemical formula? CO2. Okay, sulfur dioxide, SO2. SO2 is the chemical formula of sulfur dioxide, and nitrogen dioxide, NO2. Okay, present in the atmosphere, dissolve in raindrops. These gases, when dissolved in rain water, forms carbonic acid, sulfurous acid, and nitric acid, respectively. Acid rain may cause damage to historic monuments, plants, and animals. और बाकी सब मैंने कुछ कुछ लिखा हुआ है, आपको अभी नहीं समझ में आएगा। अब हम अभी आपको बताते हैं पहले एसिड रेन क्या होती है। बच्चों, हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट हैं, जस्ट लाइक हमने अभी आपको यहाँ बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी तो गैस होती है, आपको सबको पता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस तरह की ये गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक, और जब क्या होता है, एटमॉस्फेयर में बरसात की बूंदें होती हैं, उनके साथ में ये गैसेस क्या करती हैं, मिक्स हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं। और उन बूंदों के साथ में जब गैसेस डिसॉल्व हो जाती है तो वो क्या करती हैं, जमीन तक पहुंचते पहुंचते क्या कर देती हैं, उस वाटर को सल्फ्यूरस एसिड, कार्बोनिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, यानी कि एसिड में कन्वर्ट कर देती है। तो अब ये कैसे होता है, चलो देखते हैं। अब उससे पहले हम आपको और बता दें कि ये जो एसिड वाटर है, ठीक है, तो एसिड वाटर जितने भी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, आपने सुना होगा ताजमहल की लेयर बाय लेयर खराब हो जाती है नीचे, ठीक है, तो उसका जो मार्बल बना हुआ वो खराब हो जाता है। क्यों? एसिड के अटैक से। और वो एसिड क्या है, यही एसिड रेन होती है। और प्लांट्स, एनिमल्स, किसी के भी अगर फसल पे, किसी पर भी अगर ये बरसात हो गई एक बार एसिड वाली, तो उसको नुकसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कोरोसिव नेचर की होती है और
ठीक है। अब देखो, तो आपने क्या समझा कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस प्रेजेंट है, वो वाटर के साथ में मिक्स होके क्या बना देती हैं, एसिड फॉर्म कर देती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में जब रिएक्ट किया तो उसने कार्बोनिक एसिड बना दिया। जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट किया वाटर के साथ में तो उसने सल्फ्यूरस एसिड बना दिया। ठीक है। और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया वाटर के साथ में तो उसने नाइट्रिक एसिड बना दिया। तो इस तरह से ये पानी बहुत, जो रेन वाटर है वो हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि उसके साथ में यानी कि जितनी भी गैसेस मिक्स होके एसिड बना देती हैं। ठीक, तो वही एसिडिक वाटर को ही एसिड रेन बोलते हैं। और वो एसिड रेन अगर कहीं पर भी मॉन्यूमेंट पे, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, किसी के भी कांटेक्ट में आ गया, किसी के ऊपर गिर गया तो उसको नुकसान हो सकता है, छाले पड़ सकते हैं कोरोसिव नेचर होने की वजह से। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार फिर बताऊं, जब बरसात का पानी होता है, ठीक है, जैसे ही पानी बरसता है अर्थ के कांटेक्ट में आता है और उसके सराउंडिंग में क्या होती हैं, ये गैसेस प्रेजेंट रहती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारी ऐसी गैसेस प्रेजेंट रहती हैं। और उन गैसेस के साथ में वो रेन वाटर क्या मिक्स होता है, डिजोल्व होता है, और डिजोल्व होके एसिड फॉर्म फॉर्म कर देता है। और जब अर्थ पे पहुंचता है, ठीक है, और किसी के ऊपर भी गिरता है तो वो नुकसानदायक होता है, नुकसान पहुंचाता है कोरोसिव नेचर होने की वजह से। तो बच्चों, हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलो फिर थोड़ा सा बता देते हैं, ये एसिड रेन होता क्या है। ठीक है, अब देखो, इसको हमने अभी तो ऐसे ही समझ लिया लैंग्वेज में। ठीक है, अब हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझते हैं ये एसिड रेन होता क्या है। एसिड रेन को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं, सिंबल्स और फॉर्मूला यूज करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। अब केमिकल रिएक्शन करके क्या एसिड रेन समझ में आ जाएगा? आ जाएगा, मैं बोल रही हूँ आ जाएगा। चलो देखो, सबसे पहले हमने क्या, CO2 मिक्स करते हैं वाटर के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या है फॉर्मूला, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद H2O यानी कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब वाटर के साथ में रिएक्ट हो रही है तो इट विल फॉर्म H2CO3, H2, और ये O किधर चला जाएगा, क्या है, CO3 बना देगा। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन ऐसे ही करते हैं ये इसके साथ में। ठीक है, और एक ये O चला गया, H2CO3, यानी कि ये इसका केमिकल नेम होता है कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक तो समझ में आ रहा है, चलो कार्बोनिक पता नहीं, ये एसिड तो आपका फेमिलियर है बिल्कुल, एसिड यानी कि ये एक एसिड बन गया। अब वो पानी जो रेन वाटर था, ये पानी था, जब इस गैस के साथ में डिजोल्व हो गया, मिक्स हो गया, तो ये पानी पानी नहीं रहा, ये हो गया एक एसिड जिसको बोलते कार्बोनिक एसिड। ठीक, और मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, रेन वाटर विल बिकम एसिडिक एंड कोरोसिव इन नेचर। अब क्या हो गया, सब कुछ सत्यानाश, यानी कि जो अच्छा खासा पानी ऊपर से चला आ रहा था, जैसे ही अर्थ सरफेस के सराउंडिंग के कांटेक्ट में आया, अर्थ पे आया, वहां बहुत सारी पॉल्यूटेड गैसेस थी। ठीक है, और उन गैसेस ने क्या किया, उस पानी को साथ में अपने साथ मिला लिया, और मिला के उस पानी को गड़बड़ कर दिया, कोरोसिव बना दिया, एसिडिक बना दिया, और वो किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, अब देखो, तो ये हमें बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, तो हमें समझ लेना है कि जब अर्थ पे पहुंचा वो रेन वाटर, तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक का हो जाएगा तब तक, और कोरोसिव नेचर का हो जाएगा, जो नुकसानदायक होता है।
ठीक है, कुछ तो समझ में आया होगा बच्चों। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। हमने आपको कई तरीके से बताने की कोशिश की। देखो SO2 प्लस H2O, यानी कि when SO2 reacts with water and what will be formed here, H2SO3। ये H2SO3 इसके साथ में क्या हो जाएगा, SO3 बना देगा, H2SO3। यहाँ पे आपको लिखने में दिक्कत होगी, इसको हटा दो। ओके, तो SO2 है ये, और ये है वाटर। ओके, तो इसको भी हटा दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। न्यू, तो SO2 व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब पानी के साथ रिएक्ट की, ठीक है, डिसॉल्व हो गई, तो वही पानी रेन वाटर कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, यानी कि सल्फ्यूरस एसिड में कन्वर्ट हो गया। और ये सल्फ्यूरस एसिड क्या है, एक एसिड है, एसिडिक नेचर है, और वो पानी अब किसी का काम का नहीं रहा। वो रेन वाटर अच्छा वाला जब ये गैसों के साथ में डिसॉल्व हो गया, तो किसमें, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, सब एसिड एसिड बन गया। ठीक है, पानी ना रहा, पानी क्या किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो उसी रेन वाटर को ही क्या बोलते हैं, जब गैस ये गैसेस के साथ में डिसॉल्व हो जाता है और पानी को एसिडिक बना देता है, तो उसको बोलते हैं एसिड रेन। ठीक, चलो अब नहीं बताते हैं आपको, अब आपको दिमाग पे जोर डालना है और सोचना है मैडम ने किस किस तरीके से समझाया है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं फिर। As you know, children, these indicators are of two types. First, natural indicators, and you have already studied about all those natural indicators, just like turmeric powder, China rose, okay, and next one is synthetic indicators. Now we will talk about the synthetic indicators. What are synthetic indicators? Synthetic means artificial indicators. Now these are phenolphthalein and methyl orange are some examples of chemicals which acts as acid base indicator. इसका मतलब ये होता है, ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जिनके नाम यहाँ लिखे, फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, तो ये ऐसे केमिकल्स हैं जो एक्ट करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर की तरह। यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर में हम एग्जाम्पल बताते हैं, एक फिनोल्फथलीन है, एक मिथाइल ऑरेंज है, और ये दोनों एसिड बेस इंडिकेटर की तरह एक्ट करते हैं। और आगे क्या होता है, देखो कैसे एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने फिनोल्फथलीन लिया, ठीक है, पहले एक बार एसिड के साथ में टेस्टिंग की, और फिर उसी फिनोल्फथलीन को लेकर बेस के साथ में, यानी कि फिनोल्फथलीन को ही एक इंडिकेटर है, उसी को दोनों के साथ में हमने टेस्ट किया, तो हमने क्या पाया, देखो फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। यानी कि जब हमने फिनोल्फथलीन के साथ में टेस्ट किया एसिडिक सॉल्यूशन को, तो वो कैसा निकला, कलरलेस, कलरलेस हो गया, यानी कि उसका कोई कलर नहीं आया। फिनोल्फथलीन को जब हमने किसमें, बेसिक सॉल्यूशन के साथ में टेस्ट किया, तो वो कन्वर्ट हो गया पिंक कलर में। तो इतना आपको याद रखना है, अगर फिनोल्फथलीन जो सिंथेटिक इंडिकेटर है
एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो कलर हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी कलरलेस लिख सकते हो। और अगर फिनोप्थलीन बेस के साथ में बेसिक सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो उसका कलर पिंक चेंज हो जाएगा, ठीक है, पिंक कलर देगा। तो इतना आपको याद रखना है। नाउ न्यूट्रल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस वैसे तो मैंने बताया है, आप एक बार फिर देख लो कि सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्यूशन। ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, तो इनको न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको भी मैंने बता चुकी हूँ पहले, बट आप क्या करो एक बार फिर देख लो, हो सकता है आप भूल गए हो, ठीक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि न्यूट्रल हो रही है कोई चीज, ठीक। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड base is known as neutralization reaction। याद आया कुछ? यानी जो एसिड और बेस दोनों के साथ में जब रिएक्शन हुआ, एसिड बेस दोनों को रिएक्ट कराया गया तो हमको एक नई चीज मिल जाती है, क्या मिली? सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट and water are formed, they are produced with the evolution of heat। मैंने बताया था कि जब एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो हमें एक नई चीज, नया प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट और वाटर। और वाटर के साथ ही क्या निकलेगा? हीट इवॉल्व होगी। अगर हमने क्या है, कोई भी एक एग्जाम्पल बताया था हमने, चूने को ले लिया, ठीक है, और पानी में अगर हमने डाल दिया उसको, तो क्या है, उसमें जो होगी, जो कंटेनर है वो गर्म हो जाएगा चूने पे, क्यों? उसमें हीट होती है, ठीक है। तो हीट इवॉल्व होगी, कहने का मतलब ये जो इस टाइप के रिएक्शंस होते हैं, इनमें जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो एक नई चीज बनती है, सॉल्ट, वाटर, और साथ में हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, ठीक। बस इतना ही पढ़ना हमें। और ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल क्या है, इसको इस तरह लिखोगे, एसिड प्लस बेस और क्या दिया, सॉल्ट प्लस वाटर एंड प्लस हीट। I think it is clear to all of you. Okay. Now, children, I will tell you some interesting things and the use of these neutralization reactions in everyday life. Okay. So, here, indigestion of stomach. Do you know indigestion? Not properly digested. Okay. Indigestion of stomach cause acidity. This acidity or indigestion is cured by taking antacids such as milk of magnesia, which contains magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acids। आपने देखा बच्चों कि हमारे स्टमक में कभी कभी बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, गैस फॉर्म होती है, ठीक है, और इंडाइजेशन हो जाता है। इंडाइजेशन तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम जब हो जाती है, एसिडिटी बहुत बनने लगती है, तब हम क्या करते हैं, ये एंटासिड्स ले लेते हैं। हमने बताया डाइजीन की टैबलेट, डाइजीन के सिरप आते हैं, तो उनको क्या करते हैं, हम ले लेते हैं एसिडिटी को दूर करने के लिए। तो उसमें ऐसा क्या होता है, उसमें होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, और उस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को बनाया
गया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, यानी कि उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और आपको पता है उधर एसिड बन रही है स्टमक में, और इधर क्या दिया जा रहा है, बेस दिया जा रहा है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज बेस। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके बताइए आपको क्या बनाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, हो जाएगा और एसिडिटी खत्म। ठीक, इतना ही हमें समझना है। इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, यानी जो एसिडिटी फॉर्म हुई है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हुई है, उसको दूर करने के लिए क्या लिया गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो बेस होता है। जब एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि एक्सेसिव एसिड का असर खत्म हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा बताते हैं आपको, एंटबाइट। एंटबाइट, एंटबाइट क्या होता है, एंटबाइट होता है चींटी का काटना। ठीक है, जब चींटी आपको काट लेती है तो बहुत तेज से कैसा अजीब सा इरिटेशन होती है वहां पे, और तो इस इरिटेशन से बच क्यों होती है ऐसा, क्यों इरिटेशन होती है, इरिटेशन इसलिए होती है क्योंकि उसमें एसिड होती है, और वो एनिमल की यानी कि एंट की जो नेचुरल एसिड होती है उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। जब हमारे बॉडी में वो अपने उससे डंक से क्या करती है, इंजेक्ट करती है, तो वो उस एरिया में इरिटेशन फील होता है। तो फॉर्मिक एसिड की वजह से ऐसा होता है। और अब इस द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। अब थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेंगे, थोड़ा सा मॉइस्ट करेंगे उसको, और जहाँ पे काटा है चींटी ने वहाँ पे रब करेंगे। क्यों उसको बेकिंग सोडा को लिया, क्योंकि उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो और कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, तो ये भी सब क्या है, बेस है, फॉर्मिक एसिड, और इधर बेस हमने अप्लाई किया वो फटाफट सही। ठीक है, अब देखो, या तो बेकिंग सोडा ले लेंगे या कैलामाइन सॉल्यूशन आता है मार्केट में, मेडिकल स्टोर पे कैलामाइन सॉल्यूशन होता है, वो सब ये एंटिस्टिंग या बाकी कोई मक्खी काट लेती है तो उसको लगा देते हैं स्किन पे और उसका असर खत्म हो जाता है। ठीक, एक दो और लेके आते हैं आपके पास। ओके बच्चों, अब एक और समझ लो, एक दो और बाकी है उसको भी बता देते हैं। नाउ सॉइल ट्रीटमेंट, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन जो होता है उसका एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, उसका क्या यूज है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का हमारी डेली लाइफ में, तो वही हम आपको पॉइंट्स बता रहे हैं। पहले बताया स्टमक के केस में, फिर उसके बाद में अब ये देख लो, soil treatment. Plants do not grow well when the soil is too acidic or basic. When the soil is too acidic, it is treated with bases like quicklime, calcium oxide, or slacked lime, calcium hydroxide. If the soil is basic, organic matter is added to it. Organic matter releases acids which neutralizes the basic nature of the soil. बच्चों, इसका मतलब ये है कि प्लांट्स, अगर सॉइल मिट्टी ज़्यादा एसिडिक होगी या ज़्यादा बेसिक होगी तो दोनों केस में प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो उसको रिमूव करने के लिए, ज़्यादा एसिडिक नेचर को, ज़्यादा बेसिक नेचर को रिमूव करने के लिए
या सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो हमें ट्रीट करना पड़ेगा बेस से। एसिड को बेस से कर देंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक, अब बेस से, जैसे अगर एसिडिक सॉइल है तो हमने बेस लिया, कौन सा बेस लिया? कोई क्लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसमें पानी नहीं है, ठीक है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है। और स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें CaOH होल ट्वाइस, यानी कि पानी होता है। तो ये दोनों बेसिस लिए और एसिडिक सॉइल को के साथ में ट्रीट कर दिया और वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इफ सॉइल इज बेसिक इन नेचर, अब बेसिक है तो क्या करते हैं? उस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कर देते हैं। ऑर्गेनिक मैटर तो पता ही है, डेड एंड डिकम्पोज पार्ट, ठीक है। तो उस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं? सॉइल के साथ में ऐड कर देते हैं, यानी कि सॉइल में मिक्स कर देते हैं। उससे क्या होता है? ये ऑर्गेनिक मैटर एसिड रिलीज करेंगे, सड़ के क्या रिलीज करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर एसिड रिलीज करते हैं और एसिड और बेस रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो ये आपको सॉइल ट्रीटमेंट में लिखना है। फिर बता देते हैं, अगर सॉइल एसिडिक है तो हम बेस के साथ में उसको ट्रीट करेंगे, जैसे स्लैग्ड लाइम या क्लाइम, ठीक है, ये बेस है, इनके साथ में अगर रिएक्ट करा दिया तो ये एसिडिक जो सॉइल थी वो किसमें? न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगी। एसिड बेस रिएक्ट करके न्यूट्रल फॉर्म करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और अगर बेसिक है तो बेसिक को दूर करने, बेसिक नेचर को दूर करने के लिए क्या करेंगे? ये ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में मिला देंगे और क्या करेगा? वो ऑर्गेनिक मैटर रिलीज करेगा एसिड, फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, फैक्ट्री वेस्ट, और फैक्ट्री वेस्ट जो रिलीज होता है उसमें बहुत सारी क्या होती है? एसिड होती है। और वो एसिड, अगर जो फैक्ट्री वेस्ट है, ठीक है, वो एसिडिक होता है, और अगर उस वेस्ट को वाटर बॉडी में रिलीज कर दिया जाए तो वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जो फिश वगैरह होती हैं, वो मर जाती हैं, ठीक है, वहाँ की लाइफ लगभग खत्म हो जाती है। अब इट कंटेन्स एसिड्स, these acids get neutralized by adding basic substances। अब फैक्ट्री वेस्ट में जो एसिड होता है उसमें वो बेस मिला देंगे, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वो वेस्ट भी फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और आशा है आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे और इसी से आप नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।